हम लोगों को किसी एक युग से दूसरे युग में प्रवेश करने के लिए एक लंबे प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। इसी प्रकार हम देखेंगे, अगर प्राचीन काल से मध्यकाल में गए हैं तो उसके लिए कोई एक घटना नहीं बल्कि बहुत सारी घटनाएं जिम्मेदार हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम विश्व का इतिहास पढ़ने के क्रम में आगे बढ़ें तो उसमें देखेंगे आधुनिक काल की शुरुआत एक घटना नहीं बल्कि अनेक घटनाओं से शुरू हुई है। और विश्व इतिहास के लिए हम लोग आज से 9वीं क्लास के कक्षाओं का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोगों का कुल मिला के 8 चैप्टर होगा, जिसमें कि पहला चैप्टर है भौगोलिक खोजें। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज से भौगोलिक खोजें, जो कि हमारा पहला चैप्टर है। विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भौगोलिक खोजें, इसलिए हमारा ये चैप्टर भी भौगोलिक खोजें इसी नाम से। आधुनिक युग का आरंभ होने में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा है उनमें से यह खोजें भी शामिल है। यानी कि आधुनिक युग की शुरुआत बहुत सारी घटनाओं से हुई है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक हमारी भौगोलिक खोजें हैं। इसमें हम देखेंगे कि भौगोलिक खोज करने वाले में यूरोप के देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई, और यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया। यह बात और है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश स्पेन एवं पुर्तगाल इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ते चले गए, और नए देशों जैसे कि इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, तत्पश्चात जर्मनी को इस दिशा में अधिक सफलता प्राप्त हुई। इस प्रतिस्पर्धा में हम देख रहे हैं स्पेन एवं पुर्तगाल, यह दोनों देश यूरोपीय देश जो अग्रणी थे, बाद में इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इन लोगों ने उसको भी पीछे छोड़ दिया। हम जानते हैं कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा है। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था। प्राचीन एवं मध्यकाल में भी यूरोप एवं एशिया के मध्य प्रायः इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जाता था, परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था लेकिन शेष विश्व से उसका जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के अन्य हिस्से विश्व के अन्य हिस्सों से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाए थे। यद्यपि 13वीं शताब्दी में भारत होकर चीन तक की यात्राओं का विवरण यूरोपियनों को दक्षिण पूर्वी एशियाई समृद्धि का एहसास तो कराया, परंतु इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कालांतर में व्यापक स्तर पर हुए भौगोलिक खोजों तथा उससे प्राप्त उपलब्धियों ने यूरोप में आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त किया। इसी भौगोलिक खोजों के क्रम में हम देखते हैं कि कुछ यात्रा वृत्तांत जो विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए थे, जिसमें कि पुर्तगाली यात्री एक थे जिसका नाम था मार्को पोलो। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबले खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का हम यदि अध्ययन करेंगे तो पाएंगे यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान जो है अत्यल्प एवं अंधविश्वास से युक्त था, यानी कि पृथ्वी के बारे में हम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण सामुद्रिक व्यापार भी सीमित था। मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है एवं समुद्र में अधिकतम दूरी पड़ जाने पर पृथ्वी के किनारे से गिरकर अनंत में विलीन होने का भय बना रहता था। यानी कि उन लोगों का मानना था अगर हम समुद्र में बहुत अधिक दूरी तय करेंगे तो पृथ्वी चपटी होने के कारण हम एक निश्चित दूरी तय करने के बाद अनंत ब्रह्मांड में विलीन हो जाएंगे। समुद्र यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्ण एवं असाध्य थी। जहाज छोटे और सुरक्षित थे तथा गति एवं सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भरता थी। कंपास या कुतुबनुमा जैसे दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अभी नहीं हुआ था, अतः दिग्भ्रमित होकर समुद्र में भटक जाने का भय भी बना रहता था। समुद्री यात्राओं के लिए राज्य की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी।
अभी के टाइम में जैसे आप कोई वैज्ञानिक गतिविधि या कोई यात्राएं करें तो फंडिंग होता है जिसमें गवर्नमेंट आपकी मदद करती है। तो उस समय का गवर्नमेंट यानी कि राजा रजवाड़ा जो होता था वो भी मदद नहीं करता था इस विषय पे। इस विषम परिस्थितियों में नाविक एवं व्यापारियों द्वारा अटलांटिक जैसे कि अंध महासागर जैसे महासागर की यात्रा करना अत्यंत दुष्कर था। हम देखते हैं भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि। इस बीच यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसके फलस्वरूप यूरोप मध्ययुगीन मानसिकता से निकलने को उद्यत हुआ। 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूसलम, जो कि आधुनिक इजराइल में अवस्थित है, पर अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध में जब यूरोपीय सामंत मध्य एशिया के नवीन शक्ति अरबों से पराजित हुए तो सामंती गौरव के मिथ्याभिमान से ग्रसित यूरोपीय दम्भ भी टूटने लगा। एक्चुअली उस समय सामंत व्यवस्था था यूरोप में, लेकिन जब वो अरबों द्वारा पराजित हुए तो उनका ये जो मिथ्याभिमान था ये टूट गया। परंतु इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। धर्म युद्ध के दौरान ही यूरोपियनों को यह महसूस होने लगा था कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए। इन घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार की। यहाँ पर पुनर्जागरण का मतलब फिर से जागना नहीं, बल्कि ज्ञान की प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाना है। मध्य युग में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यों का निर्माण किया। इधर 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। एक्चुअली में हम जब विश्व मैप को देखेंगे तो मान लीजिए ये मेरे द्वारा एक नक्शा बनाया गया है, उतना अच्छा नहीं है। ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है। ये हमारा बीच में जो है अटलांटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर, जबकि यहाँ पर हिंद महासागर अवस्थित है। अब व्यापार करने के लिए जो यूरोपीय व्यापारी थे वो इधर से डायरेक्ट आ जाते थे और ये वाला जो एरिया है यही कुस्तुनतुनिया का मार्ग कहा जाता था। अब इस पर चूँकि यहाँ पर हम देखते हैं, परंतु 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना निरापद नहीं रहा, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया था, जिसका हल ढूंढना यूरोपियनों के लिए आवश्यक था। अब चूँकि उधर से व्यापार करने के लिए जाते तो भारी मात्रा में टैक्स देना पड़ता था। अब उतना टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट होता था वो बहुत कम हो गया था। अब प्रॉफिट अधिक चाहिए तो उसके लिए दूसरा मार्ग खोजना पड़ेगा। इस काल में हुए नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा एवं नौसेना के विकास को आसान कर दिया। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में पारंगत पद्धति की जगह खांचा पद्धति विकसित हुई, जिससे बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था जो सामुद्रिक अभियानों में काफ़ी सहायक था। अब मानचित्र में काफ़ी सुधार हो चुका था। इस संदर्भ में एस्ट्रोलोब यानी अक्षांश जानने का उपकरण भी महत्वपूर्ण था। पुर्तगालियों ने एक नए किस्म के हल्के और तेज चलने वाले जहाज बनाए, जिसे हम लोग कैरावल कहते हैं। यानी कि कैरावल का निर्माण किसने किया? तो पुर्तगालियों ने किया। और कैरावल क्या था? हल्के और तेज चलने वाले जहाज। इस नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। इसी क्रम में 1488 ईस्वी, ये डेट याद रखिएगा, 1488 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री थे जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। इन्होंने अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष, जिसको हम लोग अंग्रेजी में केप ऑफ गुड होप कहते हैं, वहाँ तक पहुँचा। तो कब पहुँचा? तो 1488 में। यहाँ ये वाला एरिया देखते हैं, यूरोप से ऐसे करके अगर रास्ता बना तो ये वाला एरिया जो है यहाँ पर यही है, केप ऑफ गुड होप। यहाँ तक आया कौन? बार्थोलोमियो डियाज। तो कब? 1488 ईस्वी में। इसके बाद एक रास्ता मिल गया तो 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई, यानी कि वो सीधा रास्ता चले गए थे आगे। और इसी के क्रम में 1498 ईस्वी में यानी 1498 में जब पुर्तगाल का एक साहसी नाविक वास्को डी गामा
वही उत्तम आशा अंतरिक्ष यानी केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के मालाबार तट जो केरल के कालीकट में पड़ता है वहां तक पहुंचे, जहां स्थानीय शासक उस समय का जो वहां का शासक था यानी कालीकट, वहाँ का केरल के एरिया का जो शासक था उसका नाम था जामोरिन, उसके द्वारा उसका स्वागत किया गया। ज्ञातव्य है कि वास्को डी गामा के सफलता के पीछे कुछ नवीन संसाधनों का भी योगदान था। भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद यह एक भारतीय व्यापारी थे। इसकी भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई तथा इसी के सहयोग से उसे भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया। यानी कि इससे पहले वास्को डी गामा भी केप ऑफ गुड होप होते हुए यानी कि अफ्रीका तक ही रुक जाते थे, लेकिन अब्दुल मजीद जो कि एशिया वाले हिस्से से शायद अफ्रीका किसी व्यापारी के सिलसिले में गए होंगे, उनसे जब भेंट हुई तो उसको एक नया मार्ग मिला। इससे यूरोपियनों के साहस में वृद्धि हुई। वास्को डी गामा द्वारा भारत में लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजारों में बेचा गया। यानी कि वास्को डी गामा जो भारत आए, उन्होंने यहाँ से जो सामान खरीद के लेके वापस यहाँ से गया पुर्तगाल यानी यूरोप, वहाँ पहुँचने के बाद उसको बेचने के बाद उसे 26 गुना जितना लागत था उसका 26 गुना मुनाफा हुआ। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियनों की एक नई उपलब्धि थी जिसे 1492 में ही कोलंबस ने प्राप्त किया। यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। उसे लगा कि हम जो है भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँच गए हैं क्रिस्टोफर कोलंबस को, लेकिन वह तो अमेरिका पहुँच गए थे, इसलिए उन्होंने वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा। बाद में स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुच्ची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा, नई दुनिया यानी अमेरिका को, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को, और इसे एक महाद्वीप बताया। यही कारण है कि इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। 1519 में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया और यह धारणा पुष्ट हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, साथ ही न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। यहाँ पे दो नाम इम्पोर्टेंट है, मैगलन जिन्होंने कि जहाज़ से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, जिन्होंने यह बात साबित की कि पूरा दुनिया में जो समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कैप्टन कुक इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को खोजा था, साथ ही साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया था। इसके बाद सर जॉन और सेबास्टिन केबोट, यह दो नाम है, इन्होंने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पुर्तगाल के राजकुमार थे जिसका नाम था हेनरी द नेविगेटर। इसका देखिए नेविगेट मतलब ही होता है खोज करना, तो यहाँ पर उस शासक का नाम था हेनरी द नेविगेटर, तथा स्पेन की महारानी इसाबेला प्रमुख थी। यानी हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल का राजकुमार और स्पेन की महारानी इसाबेला, इन लोगों ने भौगोलिक खोजों को बहुत प्रोत्साहन दिया। यही कारण है कि स्पेन एवं पुर्तगाल यही दो देश है जिसके नाविक दूर दूर जाकर अलग अलग दुनिया को खोज पाए। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। यहाँ पर नई दुनिया के बारे में छोटा सा एक नोट दिया है। अमेरिका महाद्वीप को यूरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा गया क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पूर्व इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ये देखिए उस समय का मैप है। एक्चुअली में ये बिहार बोर्ड का बुक है जिसमें कि उतना अच्छा से ये इमेज दिया नहीं गया है, फिर भी इसको देख के समझ सकते हैं। कोई भी घटना होती है उसके एक अपने कारण और उसके परिणाम निकलकर सामने आते हैं। ठीक उसी तरह से भौगोलिक खोजों के भी कुछ परिणाम निकलकर सामने आए। भौगोलिक खोजों के परिणाम काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के एक बृहद भूखंड से परिचित कराया और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए। एशिया और यूरोप की विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले से विलग थी परस्पर संपर्क स्थापित हुआ। नए देशों की खोजों के द्वारा न केवल नए उपनिवेशों के साथ व्यापार करने को प्रोत्साहन मिला, वरन उन्होंने वहां अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार करने का भी प्रयास किया। परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यूरोपीय उपनिवेशवाद के रूप में उभरकर सामने आया।
अपनी विकसित एवं भौतिक आवश्यकताओं के निमित्त इन्होंने इन देशों का शोषण किया जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। यानी ये जो यूरोपीय देश थे, इन्होंने जो जो खोजी दुनिया, उसे अपना उपनिवेश धीरे धीरे बनाते गया। यह एक नकारात्मक था जो भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप निकलकर सामने आया था। फिर भी इसके बहुत सारे परिणाम स्पष्ट किए जा सकते हैं, जिसमें कि पहला है व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक साख का विकास हुआ। यहाँ पे व्यापारिक साख का नाम क्या है? हुंडी और ऋण पत्र। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा। नए देशों की खोज के पूर्व व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था, परंतु अब इसका स्थान अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागर ने ले लिया। यानी कि छोटे छोटे सागरों में से होकर जो व्यापार हो रहे थे, अब बड़े बड़े महासागरों में होने लगे। फलतः पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, एंटवर्प आदि शहर विश्वव्यापी व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए और यूरोपीय व्यापार पर इटली का एकाधिकार जाता रहा। इसके बाद स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस का भी प्रभाव बढ़ गया। कालांतर में अपने विशाल साम्राज्य को संभालने में स्पेन और पुर्तगाल इतने निमग्न हो गए कि उन्होंने अपना साम्राज्य खो दिया। यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए नए देशों से आयातित बहुमूल्य धातुओं, विशेषकर अमेरिका से आयातित सोना तथा चांदी ने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ही बदल दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम, यूरोपीय देश जो नए देशों का खोज किया, वहाँ से क्या खरीदते थे? बहुमूल्य धातुओं को खरीदते थे। जैसे अमेरिका से सोना चांदी को लेके अपने देश में लेके जाते थे, जिससे क्या हुआ? अर्थव्यवस्था का स्वरूप ही बदल गया। फलतः 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही। इससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। बदले हुए आर्थिक स्वरूप में व्यापार की प्रधानता बनी और नए संबंधों में परिवर्तन आने लगे। इसके फलस्वरूप समाज के सामंती वर्ग के बदले में व्यापारी वर्ग का प्रभाव बढ़ा। इसी परिणाम के क्रम में हम लोग दूसरे बिंदु को देखते हैं, जो कि है औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास। भौगोलिक खोजों के उपरांत उपनिवेशों की स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा और यूरोपीय राष्ट्रों में तीव्र प्रतिस्पर्धा भी चलती रही। इसके फलस्वरूप व्यापार के माध्यम और स्वरूप में भी परिवर्तन आए। व्यक्तियों की जगह अब संगठित व्यापार कंपनियों ने व्यापार का संचालन आरंभ किया और इसी उद्देश्य से विशेषाधिकार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ये कंपनियां प्रयत्नशील हुई। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों में ऐसी कंपनियां स्थापित हुई। इनमें से कुछ कंपनियां व्यापारियों के द्वारा प्रायोजित थे और कुछ राज्यों द्वारा। आगे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीप समूहों के उपनिवेश एवं बस्तियां बसाई गई। बस्तियां वही कॉलोनी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग। प्रारंभ में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणी रहे, परंतु 16वीं सदी के अंत तक तथा 17वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस भी इसमें शामिल हो गया। यहाँ पर उसी उपनिवेश के क्रम में हम देख रहे हैं कुछ यूरोपीय कंपनियां जो कि भारत में स्थापित हुई थी। 1498 ईस्वी में पुर्तगालियों का आगमन हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 ईस्वी में बनी थी, यहाँ पे भारत में उसका भी आगमन हुआ। डच 1602 में आए, फ्रांसीसी 1664 में, डेनिश 1616 में और स्वीडिश 1731 ईस्वी में भारत आए। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास हुआ। अगले बिंदु के बारे में बात करेंगे, जो कि है वाणिज्यवाद का विकास। अब नए देशों की खोज तथा व्यापार के वैश्विक विस्तार के फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। इस आर्थिक व्यवस्था में बुलियन की महत्ता बढ़ी। सोने की महत्ता ने यूरोपीय देशों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने तथा चांदी की लूट हुई। साथ ही साथ इसका भंडारण भी किया जाने लगा। इस भंडारों की प्राप्ति में स्पेन सबसे अग्रणी रहा। स्पेन जो कि एक यूरोपीय देश है,
यह सोना और चांदी के भंडारण में सबसे आगे थे। अगला बिंदु के बारे में बात करेंगे जो कि है ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। जैसा कि पूर्व में उल्लिखित है कि भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया। अब धर्म युद्धों की असफलता के कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी जो धीमा पड़ गया था, नए भौगोलिक खोजों ने इसमें प्राण डाल दिए। ईसाई धर्म प्रचारों ने अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका के दुर्गम स्थानों में जाकर अपना धर्म प्रचार किया, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि इन क्षेत्रों में धन का लालच देकर एवं जबरन धर्मांतरण एवं सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया और इसका विरोध भी हुआ। दूसरी तरफ धर्म के व्यापक प्रसार ने चर्च की प्रभुसत्ता को कम किया। भौगोलिक खोजों के कारण हुई ज्ञान में वृद्धि से तत्कालीन धर्म के विषय में कई प्रश्न उठ खड़े हुए। धर्म को भी तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा, जिसने धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। इस तरह से हम देख रहे हैं ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार होगा। अब जो लोग ईसाई धर्म नहीं अपनाना चाह रहे थे, उसको लोभ देके, धन का लालच देके, या नहीं मानता था तो जबरदस्ती उसका धर्मांतरण किया जाता था। इस तरह बहुत सारे ईसाइयों का संख्या अभी जो हम लोग देख रहे हैं यह इसी का परिणाम। अगला बिंदु के बारे में बात करते हैं दास व्यापार का विकास। अब भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विकसित हुई व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। नए अन्वेषित क्षेत्रों में अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाजारों में बेचा जाना शुरू हुआ। आरंभ में गुलामों का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पर था, किंतु 16वीं शताब्दी के अंत में इसने बाकायदा व्यापार का रूप धारण कर लिया। इन गुलामों से जंगल काटने, खेती करने, सड़क बनाने, जहाज में ईंधन झोंकने आदि कठिन कार्य करवाए जाते थे तथा इन पर अमानवीय बर्बर अत्याचार किए जाते थे। इस प्रकार भौगोलिक खोजों का यह नकारात्मक परिणाम था कि इसने तथाकथित सब एवं विकसित लोगों द्वारा अविकसित, भोले भाले एवं कमज़ोर लोगों का शोषण किया। यानी कि जो अविकसित, भोले भाले और कमज़ोर लोग थे उसको दास बनाया जाता था, उससे ज़बरदस्ती ये सब काम करवाए जाते थे जो वो खुद से नहीं करते थे। अगले बिंदु के बारे में बात करेंगे जो कि है भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर उंगली उठने लगी। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और नई दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। इसका संदेश स्पेनिश सिक्के सामने और भी है से स्पष्ट होता है। यानी कि स्पेन का एक सिक्का था जिस पर क्या लिखा हुआ था, सामने और भी है। बढ़े हुए सामुद्रिक गतिविधियों ने समुद्री यात्राओं में उपयोगी विभिन्न उपकरणों तथा नक्शे, कंपास, नक्षत्र प्रणाली आदि को विकसित होने का अवसर प्रदान किया। इससे संबंधित विद्वानों एवं पेशेवर वैज्ञानिकों के वर्ग का जन्म हुआ। ये सब क्या किसके कारण हो रहा है? भौगोलिक खोजों के कारण। कालांतर में इसी वर्ग ने पुनर्जागरण की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब ये जो बुद्धिजीवी वर्ग, पेशेवर वैज्ञानिक वर्ग का जन्म हो रहा था भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप, इन्होंने ही पुनर्जागरण की शुरुआत की। भौगोलिक खोजों से विभिन्न प्रकार के नवीन फसलों का अंतर महाद्वीपीय आदान प्रदान हुआ। जैसे यूरोप में कहवा दैट इज कॉफी, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ तथा यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू का भारत जैसे देशों में आगमन हुआ। यानी कि हमारे भारत में ये सब फसलें नहीं थी पहले। चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू ये सब भारत में नहीं हुआ करता था। ये सब किसके परिणाम स्वरूप हुआ? तो भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप। अब भारतीय फसल जैसे कि आम, गन्ना ये सब दूसरे क्षेत्रों में, खास करके यूरोपीय क्षेत्रों में नहीं था। तो यूरोपीय क्षेत्रों में आम, गन्ना जैसे फसल यहाँ से ले जाए गए।
इस प्रकार कहा जा सकता है कि भौगोलिक खोजों ने विश्व की नई रूपरेखा सामने लाई, विचारों में परिवर्तन आए तथा वैज्ञानिक विचारों को मान्यताएं मिली, धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगे। दूसरी तरफ नए क्षेत्रों के अन्वेषण तथा नवीन मार्गों के खोज के फलस्वरूप पूंजीवाद, वाणिज्य और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। यानी एक तरफ हम देख रहे हैं कुछ अच्छी घटनाएं हुई, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी घटनाएं जिससे कि छूटने के लिए बहुत सारे देश संघर्षरत काफ़ी दिन तक रहे थे, जिसमें कि हमारा देश भारत भी था। इसने दुनिया का यूरोपीयकरण कर दिया। अन्य परिणाम में हम देख रहे हैं यूरोप में, विशेषकर इटली में नए नगरों का उद्भव हुआ, और इटली ही वह हम यूरोपीय देश है जो जिसके बारे में जानते हैं जहाँ पर सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। भूमध्य सागर के महत्व में वृद्धि हुई थी। पूंजीवाद, वाणिज्यवाद और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। नौसैनिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई। अब चूँकि जितने भी भौगोलिक खोजें और व्यापारिक गतिविधियां हो रही थी वह हो रही थी समुद्री मार्गों से। अब समुद्री मार्गों से हो रही थी तो समुद्र पर नियंत्रण रखने के लिए हमें नौसैनिक चाहिए, तो नौसैनिक क्रियाकलापों में भी वृद्धि हुई। यह सब हुआ भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप। इस प्रकार हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। सो दिस way this is end and we will meet again in new video. Till then, goodbye, take care, bye bye.